तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की शाओ फैमिली के मेंबर से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो लू फैमिली इस बात की जड़ तक जाएगी और वो तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं जीने देंगे। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि लू फैमिली तो बस एक सेकंड क्लास फैमिली है जिन्होंने रिसेंटली थोड़ा सा पैसा बना लिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो? और अगर वो कुछ इन्वेस्टिगेट करना भी चाहें तो वो क्या ही ढूंढेंगे जब मिलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। और इसी के बाद वो एक बहुत बड़ा बैरियर समन कर लेता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की जियांग से कहती है कि ये शाओ फैमिली का ड्रैगन इम्प्रिजनमेंट है, अब हम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। अब इसी के बाद वहाँ पर खड़े दूसरे आदमी जियांग चेन उस लड़की को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका बॉस उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि मैं इस लाइफस्टाइल स्किल वाले लड़के में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। एक डिवाइन ग्रेड की लाइफस्टाइल क्लास एक रेयर जॉब है, हो सकता है दूसरों को इसकी वैल्यू का ना पता हो लेकिन मुझे जरूर पता है। और इसी के बाद वो आदमी जियांग चेन से कहता है कि आज मैं तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस की एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, अगर तुम उस लड़की को मेरे पास ले आते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें शाओ फैमिली के लिए काम करने दूंगा। लेकिन तभी जियांग हंसता है और उसे कहता है कि फक यू, योर सजेशन एंड योर शाओ फैमिली, मतलब तेरी चॉइसेस और तेरी फैमिली सबकी माँ का। लेकिन तभी वो आदमी कहता है गलत फैसला और वो अपने पास खड़े दूसरे लड़कों को उन्हें मारने के लिए भेजता है और अगले सेकंड वो जियांग चेन पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये पॉइजन यूज कर सकता है, इसे खुद को हाथ मत लगाने देना। लेकिन तभी जियांग कहता है कि मैं सिर्फ पॉइजन को ही नहीं इस्तेमाल कर सकता। और अगले सेकंड जियांग अपने स्किल ग्रोथ एक्सेलरेशन को यूज करके उन्हें जकड़ देता है और अगले सेकंड जियांग अपने इंसेक्ट समन करता है जो कि उन लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी शाओ फैमिली का मेंबर खुद जियांग पर अपने सीक्रेट आर्ट चेजिंग ड्रैगन से अटैक करता है और वो यही समझ रहा था कि जियांग इस अटैक से खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी हिडन स्किल से एक शील्ड समन कर लेती है। लेकिन तभी जियांग उस आदमी पर तीनों तरफ से अपने इंसेक्ट्स को भेजकर अटैक करवाता है। लेकिन तभी वो आदमी पास में पड़े अपने एक सोल्जर को उठाता है और शील्ड यूज करता है। लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल था कि उन दोनों पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन तभी वो आदमी जियांग से कहता है कि मानना पड़ेगा तुमने मुझे अपनी ड्रैगन ओरिजिन पिल यूज करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब ये सब यही खत्म होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा बफ हो चुका था और तभी वो अपनी 9 फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम परफेक्शन की सेकंड फॉर्म से अटैक करता है जिसका नाम था डिसेंडिंग ड्रैगन स्लैशर। और ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखने के बाद उस लड़की ने अपनी शील्ड को एनहेंस कर लिया था और वो जियांग से कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ अपने पहले की स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा गुना बढ़ चुकी है और मेरी शील्ड इसको ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी, अब हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी जियांग सोचता है कि ये पावरफुल हो चुका है और मुझे इसका को इजी नहीं लेना चाहिए। और तभी जियांग अपने सारे इंसेक्ट स्वार्म को समन करता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ज्यादा शौक थी और सोच रही थी कि क्या सच में ये आदमी बस एक लाइफस्टाइल स्विचर है। लेकिन इसी के बाद जियांग अपने इंसेक्ट्स को उस आदमी पर हमला करने के लिए भेजता है और अगले ही सेकंड में वो सारे इंसेक्ट्स उस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा हैं, आखिरकार ये सब बस कीड़े हैं। अब ये बात सुनने के बाद जियांग कहता है सच में, और तभी जितने भी इंसेक्ट्स उसने मारे थे वो सारे के सारे इंसेक्ट्स हील करने लगते हैं। लेकिन तभी उसे एक इंसेक्ट उसकी राइट आर्म पे काट लेता है और उसकी वो आर्म पॉइजनस हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दूसरे अटैक्स को यूज नहीं कर सकता था और उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती तो वो अपनी लाइफ डेट शील्ड को एक्टिवेट करता है और जियांग से कहता है कि तुम मुझे योनवू को मारना चाहते थे, वो भी कुछ इंसेक्ट्स के साथ, ये कभी भी नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि योनवू की ये शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल थी जो कि जियांग के इंसेक्ट्स के बहुत ज्यादा अटैक्स के बाद भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई थी। और तभी योनवू फिर से जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरे अंडर काम करोगे तो मैं तुम्हें शाओ फैमिली का एक मेंबर बना दूंगा। लेकिन इसी के बाद योनवू कहता है कि ठीक है, अगर तुम एग्री नहीं करते तो मैं तुम्हें आज नहीं मार सकता, लेकिन अगले दिन या फिर उसके अगले दिन मैं किसी न किसी दिन तो तुम्हें जरूर मारूंगा। लेकिन तभी जियांग योनवू से कहता है कि क्या कहा था तुमने कि अगर वो कोई चीज ढूंढना भी चाहे तो वो क्या ही ढूंढेंगे जब मिलने के लिए कोई चीज होगी ही नहीं, क्या होगा अगर मरने के बाद तुम्हारी बॉडी ही ना हुई तो। और इसी के बाद जियांग लिटिल लाइन को समन करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो इसे खा ले। और तभी लिटिल लाइन योनवू की शील्ड पर अटैक करती है और कुछ ही अटैक्स के बाद वो शील्ड टूट भी जाती है और तभी लिटिल लाइन योनवू को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। और इसी के बाद जियांग लिटिल लाइन को वापस बुलाता है, लेकिन वो लड़की यही सोच
सोच रही थी कि अब मैं इसका सीक्रेट जानती हूँ तो ये मुझे चुप करवाने के लिए मारेगा तो नहीं, है ना। और तभी जियांग उससे कहता है कि तुमने ये सब देख लिया है ना, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें ना मारूं। लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स रखती है और कहती है कि मेरे पास इस वक्त इतने ही है, लेकिन इनकी वैल्यू 10 मिलियन से ज्यादा है। बेसिकली ये मेरी लाइफ लाइन है जो कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जियांग कहता है कि तुम सिंसियर हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जानती हो और तुम्हें झूठ बोलना भी अच्छे से आता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मैं लू सनदाओ कसम खाती हूँ कि अगर मैं अपने बेनिफैक्टर से झूठ बोलूंगी तो मेरे ऊपर 5 बार लाइटनिंग स्ट्राइक होगी। लेकिन तभी जियांग कहता है कि अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरा सीक्रेट रखोगी, सिर्फ एक मरा हुआ आदमी ही चुप रह सकता है। लेकिन तभी सनदाओ एक स्क्रॉल समन करती है और उस पर साइन कर देती है और स्क्रॉल के रूल्स के मुताबिक कोई भी शख्स इस पर कोई भी डील लिख कर उस पर साइन करता है और उस साइन करने के बाद अगर वो उस डील को तोड़ देता है तो वो वहीं पर मर जाएगा। और ये चीज देखने के बाद जियांग फाइनली मान जाता है कि वो सनदाओ को नहीं मारेगा। लेकिन तभी जियांग कहता है कि मुझे कल सुबह नाइट वॉचर्स को रिपोर्ट करना है, मुझे जाना चाहिए, मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन तभी सनदाओ जियांग से कहती है कि मुझे घर छोड़ना नाइट वॉचर्स जाने से कई ज्यादा आसान होगा, मेरे घर के पास एक टेलीपोर्ट स्टेशन है और मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने काम में कहीं भी लेट नहीं होंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग चन को लू फैमिली के मैंशन के बाहर देखते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये पता चलने के बाद कि शाओ फैमिली ने क्या कुछ कर दिया है और उनकी बेटी को क्या कोई सहना पड़ा है। सनदाओ की मदर अपने गार्ड्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। लेकिन तभी सनदाओ के फादर उसकी मदर को चुप करवाते हुए कहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, हमारे लिए जरूरी चीज ये है कि हमारी सनदाओ सही सलामत घर वापस आ चुकी है और शाओ फैमिली ज़ेन एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज में से एक है, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन तभी सनदाओ के फादर जियांग का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे एज अ रिवॉर्ड ब्लैक कार्ड देते हैं। और तभी उसकी मदर जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करा है, अब तुम्हारे टेलीपोर्टेशन को बस कुछ ही मोमेंट्स लगेंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाओ फैमिली के एल्डर मेंबर शाओ यूनशान को, जो कि कह रहा था कि योनवू के केस की गहरी इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे बताओ कि ये सब किसने किया है। लेकिन तभी शाओ यूशान का पोता शाओ बेहान उससे कहता है कि मेरा कजन अपने 20s में होने के बावजूद सिर्फ लेवल 30 तक पहुंच पाया था और ये चीज बिना किसी शक के टाइम की वेस्टेज होने वाली है और एक यूजलेस पर्सन की डेथ पर इतना रिग्रेट क्यों, ये आपके गुस्से के लायक नहीं। लेकिन तभी शाओ यूशान बोलता है कि मुझे पता है कि योनवू की क्वालिफिकेशंस तुमसे कहीं ज्यादा कम है और उसकी मौत का कोई इतना गहरा असर भी नहीं पड़ा हम पे, लेकिन वो अब भी मेरा पोता है और उसे मारने वाले को पता होना चाहिए कि उसने किसको मारा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेसिया की टेरिटरी में किसकी हिम्मत हुई कि वो मेरे खिलाफ जाए। लेकिन तभी शाओ बियान बोलता है कि आपको इतने छोटे मैटर्स के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तंजियाओ कैंप में अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद मैं उन्हें ढूंढूंगा और मार डालूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग अब नाइट वॉचर्स के ऑफिस में पहुंच चुका है और तभी जी गैंग उसके पास जाकर कहता है कि मैं पहले तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहूंगा। ये है यून शाओ के, ये स्पोर्ट क्लास में 45th लेवल पर है और यहाँ पर यंगेस्ट थी, लेकिन वो जगह अब तुमने चुरा ली है। और ये है डॉनफेंग, ये लेवल 49 का शूटर है, ज्यादा नहीं बोलता लेकिन काम का है। चू बू लैंग, ये लेवल 49 का आर्मर वॉरियर है, ये देखने में छोटा जरूर है लेकिन बातें बहुत बड़ी करता है। टैंगजिन, ये लेवल 61 की 3rd ट्रांसफर फायर मेज है, ये डेप्यूटी कमांडर भी है और कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती है। अब इन सब से मिलने के बाद जियांग समझ चुका था कि ये एक अच्छी टीम साबित होने वाली है और वो यही सोच रहा था कि भले मैं डिवाइन लेवल हूँ लेकिन मेरी लाइफस्टाइल क्लास लोगों को कम ही पसंद आती है, लेकिन ये लोग जियांग से बहुत ही जेनरसली बिहेव कर रहे थे। लेकिन तभी जी गैंग जियांग से कहता है कि आखिर एक लाइफस्टाइल क्लास में क्या गलत है, एक डिवाइन लेवल तो एक डिवाइन लेवल होता है ना, और तुम्हें लोगों की नॉनसेंस बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुमने इतने सारे ऑप्शंस में से हमें चूज किया तो अब से ये तुम्हारा नया घर होने वाला है। और इसी के बाद जी गैंग जियांग से कहता है कि हम कुछ रिसोर्सेज के लिए तुम्हें तियानजियाओ ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करवाना चाहते हैं जो कि 3 दिन में होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि तुम्हें लेवल 20 का होना पड़ेगा और मुझे नहीं पता है कि तुम्हें और कितने लेवल चाहिए। लेकिन तभी जियांग कहता है कि मैं करंटली लेवल 17 पर हूँ, जिसे सुनकर जी गैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम 3 दिन पहले अवेक हुए और तुम ऑलरेडी लेवल 17 पर हो, मैंने तुम्हें गलत जज नहीं किया था, एक डिवाइन टैलेंट तो एक डिवाइन टैलेंट ही होता है, तो तुम्हारे लिए 3 और लेवल गेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो मैं तुम्हें उस कैंप के लिए साइन कर दूंगा। लेकिन तभी जी गैंग जियांग से कहता है कि क्या तुम कोई दिन से कुछ पावरफुल लोगों के साथ डील तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक अननाउन 3rd ट्रांसफर अवेकनर है जो कि उसकी डिवाइन सेंस से तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन तभी शाओ की इनकी बिल्डिंग के आसपास एक साउंड प्रूफ बैरियर
रिपेयर कर देती है ताकि ये लोग आराम से बात कर सकें। और इसी के बाद जियांग जियांग से कहता है कि अगर ऐसी कोई बात है जो कि तुम्हें हमें बतानी चाहिए और तुम छुपा रहे हो तो वो तुम कर सकते हो। और तभी जियांग कहता है कि मैंने कल शॉ यूनवान को मार दिया था, मैंने कोई ट्रेसेस नहीं छोड़े थे, तो मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला। और अब ये बात सुनने के बाद उस कमरे में मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा शौक थे। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि तुम जैसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर ने एक सेकंड ट्रांसजेंडर जो कि एक बैटल टाइप है उसको कैसे मारा। जिस पर जियांग जवाब देता है कि मेरी किसी ने हेल्प की थी। और जियांग पूछता है वो कौन था, जिस पर जियांग बताता है कि लू फैमिली से लू संदाओ, उसके बाद डिफेंस टाइप का हिडन टैलेंट था। अब ये बात सुनने के बाद वो लोग फिर से बहुत ज्यादा शौक थे। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि अगर लू संदाओ डिफेंस टाइप है तो उसके पास इतनी अटैक पावर नहीं होगी, जिसका मतलब। और तभी जियांग उनको बताता है कि मेरे पास 2 प्रोफेशन है और दूसरा प्रोफेशन है पॉइजन टाइप। लेकिन तभी जियांग के पॉइजन को टच करने वाला था कि जियांग बोलता है कि ये पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर जियांग बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा डिफेंस कितना ज्यादा हाई है। और वो जियांग के पॉइजन को टच करता है और अगले सेकंड उसका डिफेंस टूट भी जाता है। जिस पर जियांग उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जियांग एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैंने खुद ही अपना डिफेंस नहीं यूज किया। और तभी वो शाओकी को उसका हाथ हील करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि तुम्हारे पास टैलेंट तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे मैटर्स बढ़ाए तो तुम तियानजाओ कैंप को भूल जाओ। उस कैंप से रिसोर्सेज तो मिल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पर शाओ फैमिली भी पार्टिसिपेट करेगी और हम कुछ रिसोर्सेज की खातिर रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि आप किस तरह के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। जिस पर जियांग बोलता है कि अगर तुम टॉप रैंकिंग में आ जाते हो तो तुम्हारे लिए मिस्टीरियस फ्रूट, सीक्रेट रिम्स और स्क्रॉल जैसे रिवॉर्ड्स होंगे। और ये बात सुन के जियांग सोचने लगता है कि इनके रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या पता मैं एक और सॉन्ग बनाने के काबिल हो जाऊं। और तभी जियांग बोलता है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाओ बियान को, जो कि अपने आदमियों से पूछ रहा था कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ। जिस पर वो बोलते हैं कि योनवू ने लू संदाओ नाम की लड़की के साथ कुछ किया था और लू संदाओ ने एक बार एक आदमी जियांग चिन के साथ ट्रेवल किया था। अब ये बात सुनने के बाद बियान बोलता है कि मुझे पता है कि उस लड़की के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है, अब तो जियांग चिन कौन है। अब ये बात सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं कि जियांग चिन अभी रिसेंटली एक लाइफस्टाइल क्लास में एडवांस लेवल में अवेक हुआ है, जिसने नाइट वॉचेस ज्वाइन की हैं। और हमें ये भी पता चला है कि उसने और संदाओ ने तियानजियाओ कैंप में साइन अप किया है। अब ये बात सुनने के बाद बियान सोच रहा था कि अगर वो तियानजियाओ कैंप में आने ही वाले हैं तो मुझे अलग से जाकर उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियांग को, जो कि जियांग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें तियानजियाओ कैंप के लिए रजिस्टर तो कर दिया है, लेकिन मैं अपने फैसले से अभी भी कुछ खुश नहीं हूँ और इसलिए मैंने दूसरे पार्टिसिपेंट्स में से तुम्हारे लिए एक दोस्त ढूंढा है। और वो एक लड़की है जिसका नाम है म्यू हैंक्यू, जो कि म्यू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है। तुम्हें उसके साथ एक सीक्रेट रिल्म में जाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा लेवल भी बढ़ेगा और तुम्हारी उसके साथ दोस्ती भी हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर हैंक्यू आ जाती है, जो कि जियांग से कहती है कि मैंने अंकल ली को कहा था कि वो तुम्हारे पास से किसी को ले आए, लेकिन तुमने तो मना कर दिया था ना, तो अब तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि कल मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर पर थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन आज मैं इसलिए मान गया हूँ क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, जो क्या तुम्हें जियांग को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन तभी हैंक्यू जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी कॉम्बैट पावर बताओ। जिस पर जियांग जवाब देता है लेवल 17 क्रिएशन टाइप। लेकिन तभी हैंक्यू कहती है कि एक 20 लेवल से भी नीचे का रुकी और इसके साथ गंदी क्रिएशन टाइप, ये तो यूजलेस है। लेकिन ये बात सुनने के बाद जियांग बहुत गुस्से में आ जाता है और हैंक्यू से कहता है कि तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, मेरा जियांग चैन एक डिवाइन लेवल है और उसके पास डुअल प्रोफेशन है, समझी तुम। अब जियांग को इतना गुस्से में देखने के बाद हैंक्यू जियांग को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इन सबको सीक्रेट रिल्म के पास देखते हैं और तभी दुआन पेंग कहता है कि इस बार तुम सबको मैं लीड करने वाला हूँ और हाँ, अगर तुम में से कोई अकेला रह जाता है और उसके सामने कोई खतरा आता है तो वो जल्दी से टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास आएगा या फिर सीक्रेट रिल्म से बाहर आ जाएगा। अब इसी के बाद ये सब लोग रिल्म के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जियांग को इस सीक्रेट रिल्म से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।